अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान अब्दुल हमीद किस्त नंबर 141 में उस्मान को मुराद की कब्र पर रोता दिखाया जाता है। इतने में उस्मान को अपने पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये कोई और नहीं मुराद ही होता है। वो आते ही उस्मान की कनपटी पर बंदूक रख के कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो काफिरों के पीछे होना चाहिए था। उस्मान मुराद की आवाज पहचान के पीछे मुड़ के देखता है तो वाकई में मुराद जिंदा होता है और इस तरह दोनों भाई गले लग जाते हैं। मुराद कहता है कि उस्मान, इस बात का किसी को पता न चले और इस राज को किसी से मत कहना। उस्मान कहता है कि अब आप अगर जिंदा हैं तो मैं आपके तमाम अधूरे कामों को मुकम्मल करूंगा। मुराद कहता है कि मैं तो मर गया था भाई और अब से मेरा नाम मैयत आफंदी है। उस्मान कहता है कि मैंने भी आपको अपनी आंखों से फांसी चढ़ते देखा। जिस पर मुराद कहता है कि ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये एक राज है, लेकिन अभी हमारे पास बहुत से अहम मामलात हैं। उस्मान, मैंने व्लादिमीर को मार डाला। जिस पर उस्मान हैरान हो जाता है और कहता है कि आप किस तरह के दरिंदे बन चुके हैं, आप मर भी चुके हैं और जिंदा भी हैं और इसी दौरान आप दुश्मनों को भी मार रहे हैं। मुराद कहता है कि उसने मरने से पहले मुझे कुछ अहम मालूमात दी। ये चाबी उस्मान तुम ले लो और इन मालूमात के पीछे जाओ, ये एक चाल भी हो सकती है। उस्मान चाबी लेकर कहता है कि आप भी होशियार रहो मैयत आफंदी। इसके बाद मंजर पलटता है और फहीम पाशा को दिखाया जाता है। फहीम पाशा सुल्तान को कहता है कि मेरे सुल्तान, आप परेशान न हो, लेकिन मैं आपको एक अहम वाकया बताता हूँ। कल मैयत आफंदी ने एक रियासत के दुश्मन को सजा दे डाली। उसने बारगूस के आदमी व्लादिमीर को जमीन के नीचे दफन कर दिया। सुल्तान ये बात सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होते और कहते हैं कि हम किसी के कुफर पर मरने से खुश नहीं होते पाशा। हमें अफसोस है कि हम अपने दुश्मन को सही राह पर ना ला सके, लेकिन अगर मौत ही आखिरी चीज है, हम कहते हैं कि रियासत के दुश्मनों को सजा देने वाले ने अच्छा किया। फहीम पाशा कहते हैं कि सुल्तान, मैं कल बारबूस साहब से मिला क्योंकि बारबूस नामी दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। व्लादिमीर हमारा पीछा कर रहा था। मुझे लगता है कि इसकी वजह हीरोइन का मामला है। सुल्तान कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि बारबूस हीरोइन के मामले में दिलचस्पी रखता है, लेकिन कोई इसकी मदद कर सकता है। फहीम पाशा, इसे हल करना आपका ही काम है। जिस पर फहीम पाशा कहते हैं कि उसने मुझे शराकत की पेशकश कर दी है सुल्तान। वो चाहता है कि हम इस रियासत में दोनों शराकतदार हों। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि फिर आपने क्या जवाब दिया? जिस पर फहीम पाशा कहते हैं कि मैंने शाइस्ता तौर पर बारबूस की पेशकश से इनकार कर दिया और उसे बताया कि पाया तख्त मेरी बीवी की तरह है, मैं इसमें किसी की शराकतदारी पसंद नहीं करता। इसके बाद मंजर पलटता है। उस्मान मुराद के दिए गए पता पर पहुंच चुका होता है। उस्मान चाबी से ताला खोलता है और देखता है कि उसके अंदर कपड़े में कुछ सामान रखा है और उसके साथ कुछ अहम खतूत भी हैं। उस्मान जल्दी से वो तमाम चीजें निकाल लेता है और बाहर आकर मुराद के हवाले कर देता है। मुराद कुछ चीजें निकाल के कहता है कि ये तो कब्र के हिस्से हैं। इसके बाद उस्मान एक खत निकाल के पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप खत पढ़ रहे हैं तो मैं मर गया हूँ। बारबूस ऐसी दुनिया में नहीं रह सकता जहाँ मैं नहीं रह सकता। जिस पर मुराद कहता है कि भाई, ये तो बारबूस का अंजाम है। हमने इस शख्स को कई बार पकड़ा है, लेकिन इस बार इसका साया, इसका अंधेरा है। उस्मान भाई, आप इन तमाम चीजों को सुल्तान के पास लेकर जाएं। दूसरी तरफ सुल्तान किसी नक्शे पर इशारा करके कहते हैं कि बारबूस बल्गारिया की सरजमीन पर किसी चीज का बंदोबस्त कर रहा है। जिस पर उनके सामने पाशा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मुतालिक होगा। सुल्तान कहते हैं कि शहजादा फ्रीडेंडेंट हमारा नहीं बल्कि हमारी ताकत का वफादार है। इन्होंने यूनानी जंग से सबक सीख लिया, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इसका ताल्लुक इंतजामिया से नहीं बल्कि लोगों से है। सुल्तान कहते हैं कि रूसी बल्गारिया की जमीनें हमसे लेना चाहते हैं। बारबूस ये जानता है कि ये खेल कैसे खेलना है, लेकिन वो कहाँ और किस तरह से हमला करेगा ये हमें जानना है। दूसरी तरफ बारबूस परेशान होता है। उसकी कनीज कहती है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने अभी तक अफीम की काश्त पर पाबंदी आयद नहीं की। अब आप क्या करेंगे बारबूस साहब? बारबूस कहता है कि इसे वहाँ भेजो जहाँ मैंने फ्रांसीसी डाक और टेलीग्राफ तंजीम को लिखा था। बारबूस एक पर्ची कनीज के हवाले कर देता है। कनीज पर्ची पढ़ के कहती है कि क्या आप शादी के साथ अब्दुल हमीद के इक़दाम पर रद्द अमल दे रहे हैं? बारबूस कहता है कि बिल्कुल, बल्गारिया की सरजमीन पर हमारी एक खूनी शादी होगी।
कनीज कहती है कि मैं तो हैरान हूँ कि रियासत को इन छोटे छोटे कामों से हराया जा सकता है। बारबोस कहता है कि हमने अब्दुल हमीद के पाशा को खरीदा लेकिन फिर भी शिकस्त खा गए, लेकिन अब इस पर्ची के साथ हम एक बड़ी खूनी शादी का हुक्म देंगे। खून निकलने पर अब्दुल हमीद को इसका इल्म होगा। दूसरी तरफ उस्मान सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने पेश हो चुका होता है। उस्मान कहता है कि सुल्तान, वफादारी वो चीज है जिसकी मैं कसम खाता हूँ और ये वफादारी मेरा खून खत्म होने तक खत्म नहीं होगी, और इसी वजह से आपने मुझ पर एतमाद किया और इस खुफिया जगह पर मिलने का कहा। सुल्तान कहते हैं कि आपके चेहरा पर ये शर्मिंदगी भी वफादारी है मेरे बेटे, जिस पर उस्मान कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद उस्मान मुराद की दी गई चीजें सुल्तान के हवाले कर देता है और तमाम वाकया बयान कर देता है। सुल्तान थैली खोलकर तमाम चीजों को बाहर निकालते हैं। उस्मान बताता है कि विलादमीर ने जिन लोगों को मारा, इनकी कब्रें और बारबोस के राज इसके अंदर हैं। सुल्तान कहते हैं कि बारबोस विलादमीर की हिफाजत न कर सका, वो इसका बदला लेता है। सुल्तान एक कागज खोलकर देखते हैं जो कि एक नक्शा होता है और सुल्तान कहते हैं कि ये नक्शा तो बहुत आम है मेरे बेटे, तुमने बहुत बड़ा काम किया। दूसरी तरफ बारबोस को कनीज बताती है कि मैंने टेलीग्राफ पर आपका पैगाम भेज दिया। इसके बाद मंजर पलटता है। सुल्तान ने तमाम पाशा को मद्दू कर रखा होता है और कहते हैं कि इज्जत पाशा को जिला वतन कर दिया गया, लेकिन अगर आप लोगों ने भी पैसा, दौलत, शोहरत, दुनियावी चीजें हासिल करना चाहिए, अगर आपका इन पर हक नहीं था तो आपने उसे हासिल करने के लिए गद्दारी की। ये मत भूलना कि जो लोग खयानत करते हैं वो जेलों में सड़ जाते हैं। जिन लोगों ने पाशा को दस्तावेजात दी, वो ये चाहते थे कि हम बल्गारिया पर पाबंदियां लगा दें और उन्हें भूखा रहने दें। आखिर में वो हमारे खिलाफ बगावत का आगाज कर देंगे। लेकिन भला हो महमूद पाशा का, जिन्होंने इस तमाम साजिश का पर्दा चाक किया। महमूद पाशा कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था सुल्तान मुअज़्ज़म, इससे बाकी पाशाओं को भी सबक हासिल करना चाहिए कि जो गलत करेगा वो महमूद पाशा को अपने सामने पाएगा। दूसरी तरफ शहजादा अब्दुल कादिर जुआ खाना पहुंच चुके होते हैं और मुसलसल रकम हार रहे होते हैं, जिस पर उनका मद्दे मुकाबिल कहता है कि जनाब, आप एक बार फिर हार चुके, अब आप बताइए कि क्या आप और खेलेंगे या घर जाएंगे। इसके बाद बाकी जवारी तो चले जाते हैं, लेकिन अब्दुल कादिर कहता है कि मैं अभी और खेलूंगा। इतने में महमूद आफंदी का बेटा आकर कहता है कि चलें, बहुत हो गया, अब चलते हैं शहजादा अब्दुल कादिर। महमूद आफंदी का बेटा कहता है कि मैं आपको अच्छी खबर देने आया हूँ क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। शहजादा अब्दुल कादिर कहता है कि ठीक है, मुबारक, और दोबारा से जुआ खेलने लगता है, जिस पर महमूद आफंदी का बेटा उन्हें रोकता है और कहता है कि क्या अगली दफा आप मेज पर क्या रखेंगे। शहजादा अब्दुल कादिर सबाहुद्दीन को कहता है कि मुदाखलत न करो। सबाहुद्दीन कहता है कि खड़े हो जाएं, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं अब्दुल कादिर। लेकिन अब्दुल कादिर गुस्से में आ जाता है और वो सबाहुद्दीन को घूंसा दे मारता है, जिस पर सबाहुद्दीन कहता है कि जब मैं आपको देखता हूँ तो आपके बारे में जो कहा जाता है वो बिल्कुल सच लगता है। अब्दुल कादिर कहता है कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। सबाहुद्दीन कहता है कि आपको रद्दी की टोकरी कहा जाता है, जिस पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सबाहुद्दीन कहता है कि अब्दुल कादिर, अपने वालिद को दुआएं दो, वरना तुम इसके भी काबिल नहीं। वहाँ मौजूद लोग बीच बचाव कराते हैं और अब्दुल कादिर दोबारा जुआ खेलना शुरू कर देता है।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किस्त के आगाज में बेबोलात दरागौर से मिलने जाता है। बेबोलात पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अर्तुगरुल के बारे में अहम मालूमात मिली हैं। लेकिन सामने वाला दरागौस नहीं उरानूस होता है। वो अपने चेहरा से निकाब हटाता है और कहता है कि मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छी मालूमात है। बेबोलात कहता है दरागोस कहाँ है। उरानूस बताता है कि वो आलनचक को खत्म करने के लिए अर्तुगरुल के आगे फेंकने गया है। बेबोलात उरानूस को जबड़ों से पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है तुम दोनों मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे हो, किस किस्म का खेल जारी है। उरानूस कहता है पुरसकून हो जाओ बेबोलात, हम दोनों जो चाहते हैं हासिल करेंगे, मेरी बात को तहम्मुल से सुनो। कमांडर दरागौस ने तुम्हारे बाबा के कातिल को अंजाम तक लाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है और ये आज ही हो जाएगा। ये सुनकर बेबोलात अपनी गिरफ्त कमजोर करता है और उरानूस को कहता है कि मजीद बताओ। उरानूस कहता है जैसा कि तुम जानते हो अर्तुगरुल ने आलनचक की साख को जमीन बोस कर दिया और आलनचक जिसके पास थोड़ी सी फौज है उससे बदला लेने का सोच रहा है। हम भी जानते हैं कि आलनचक की हैसियत हलाकू खान और तुम्हारे लिए एक कीड़े से ज्यादा नहीं है। बेबोलात कहता है दरागौस के शैतानी जहन में क्या है। उरानूस कहता है जरा सोचो, हलाकू खान के किसी भी हुक्म को वो पूरा करने से कासिर है और आलनचक को अर्तुगरुल मारने वाला है। अर्तुगरुल उसे सिपाहियों समेत कत्ल कर देगा और फिर अचानक एक बहुत मशहूर बेबोलात साहब वहाँ दिखाई देंगे। अपनी रियासत और अपने खान के साथ वफादार होने के नाते वो अर्तुगरुल की चालें समझने आएगा और फिर अर्तुगरुल जिसने आलनचक का सर उतारा, बेबोलात साहब अर्तुगरुल का सर उतार कर उसके मनहूस सर को शहद के मर्तबान में महफूज करके हलाकू खान को भेजेगा और जो कुछ हुआ इसकी वजाहत के लिए एक खत भी साथ होगा जिसके नतीजे में तुम्हारा मर्तबा बुलंद होगा और हम दोनों भी निजात हासिल कर लेंगे। बेबोलात बेवकूफ बन जाता है और मुस्कुरा के कहता है कि एक तीर से दो शिकार, ये दरागौस तो मेरी सोच से ज्यादा चालाक है। इसके बाद काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। बमसी बाहर उदास खड़ा होता है। इतने में अर्तुगरुल खैमा से बाहर आता है और तुर्गुत को कहता है कि क्या सिपाही तैयार हैं। दूसरी तरफ से बमसी भी सामने आ जाता है। तुर्गुत बमसी की तरफ देखने के बाद कहता है वो तैयार हैं। अर्तुगरुल कहता है तो चलो फौरन चलते हैं। अर्तुगरुल घोड़े पर बैठते हुए बमसी को देखता है लेकिन बमसी को ठुकराई हुई नजरों से देखकर रवाना हो जाता है और बमसी वहीं खड़ा रह जाता है। इसके बाद आलनचक को दिन के वक्त तलवार तेज करते दिखाया जाता है। इतने में सिपाही जांगूज को आलनचक के पास लाते हैं। जांगूज एक खत आलनचक को पेश करता है। आलनचक वो खत फौरन से निकाल के पढ़ता है। इसके बाद दूसरा खत निकाल के पढ़ता है और दोनों बार जांगूज की जानिब देखता है। आलनचक कहता है वाह वाह, तुमने मेरे गिर्द क्या साजिशें बुनी हैं अर्तुगरुल। केकाउस शदीद जख्मी हो गया है और वो अभी भी सोगूत की हदूद में है। इसके बाद आलनचक खड़े होकर ऊपर देखता है और कहता है तमाम जानदारों को पैदा करने वाले जिसने जहान को सितारों से सजाया और उसे सूरज की रोशनी से मुनव्वर किया, तो तूने मुझ पर रहम किया। इसके बाद आलनचक एक सोने से भरी थैली जांगूज के सामने फेंकता है। जांगूज जैसे ही वो थैली उठाने लगता है आलनचक उसके हाथ पे जरब लगाता है और कहता है तुमने अभी तक ये सोना हासिल नहीं किया, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। जांगूज कुछ कहने लगता है तो आलनचक कहता है मैंने कहा कि तुम जाओगे और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। आलनचक कहता है अगर कोई साजिश चल रही है तो इस दफा मैंने तुम्हारा खून एरली खान को पेश करना है। अगले सीन में बमसी को खैमा में दिखाया जाता है। हफ्सा खातून बमसी के हाथ धुलाती है और दोनों खाना खाने बैठते हैं। इतने में अम्मा हाइमा अंदर आती हैं और कहती हैं कि क्या ये मुनासिब वक्त है, मेरा ख्याल है कि तुम खाना खा रहे हो। बमसी कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अम्मा,
अम्मा हाइमा कहती हैं मुझे खाने की भूख नहीं है, मैंने बस बमसी के साथ एक दो बातें करनी है। बमसी कहता है वालिदा बैठें, तशरीफ रखें। अम्मा हाइमा कहती हैं तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अर्तुल या अपने दूसरे बेटों से अलग नहीं समझा जब तुमने पहली सिपाही की तलवार बांधी थी। मुझे वो दिन भी अच्छी तरह याद है जब तुमने ज़िरा पहनी और अपना पहला तीर चलाया। हम बहुत सी चीजों से गुजरे और बहुत से इम्तहानात और आजमाइशों से गुजरे, लेकिन तुमने हमारे साफ चेहरों पर कभी शर्मिंदगी का दाग नहीं डाला। दरअसल सिपा सालारी की हैसियत से तुम्हें तुम्हारे फराइज से फारिग कर दिया गया है और इसी बात ने मुझे परेशान कर दिया, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये सरदार का हुक्म है। ओहदे से बर्खास्त होने के बाद तुम्हारा सिपागरी और अपनी तलवारों से दस्तबरदार होना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बमसी कहता है मैंने गलती की, ये सच है, लेकिन ये गैर इरादतन था अम्मी जान। अर्तुल भाई ने उजलत में फैसला जारी किया जैसे मैंने ये गलती किसी मकसद को जहन में रखते की हो। मुझे सिपागरी से हटाना बिल्कुल भी दुरुस्त फैसला नहीं। अम्मा हाइमा कहती हैं हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अर्तुल ने जो किया वो सिर्फ सजा नहीं है, इसमें भी एक दूर अंदेशी थी। शायद उसने सोचा तुम्हें आराम करना चाहिए। फर्ज सौंपना और लेना सरदार का हक है और ये बहादुर पर है कि वो इसे अल्लाह की रजा करके कबूल करे। इसके बाद आलनचक को जंगल में दिखाया जाता है। उसके साथ सिपाही और जांगूज भी होते हैं। आलनचक का सिपाही जांगूज पर तशद्दुद करके घसीट रहा होता है और उसे जल्दी चलने का इशारा करता है। इतने में आलनचक के पास सिपाही आकर कहता है कि वो 5 लोग हैं। आलनचक आगे आकर देखता है कि सामने 2 खैमे लगे हैं, वहाँ कुछ निकाब पोश भी मौजूद हैं। आलनचक उनको देखने के बाद कहता है कि केकाउस का जख्म जरूर शदीद होगा, लेकिन मैं इसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। और जांगूज को कहता है तुम भी हमारे साथ आओगे, चलो देखते हैं कि जो मालूमात तुम मुझ तक लाए हो वो सही हैं या गलत। जांगूज कहता है मैं अपने खून और जान की कसम खाता हूँ कि ये मालूमात सच हैं आलनचक। इसके बाद आलनचक सिपाहियों को कहता है कि ये याद रखना मुझे ये सब जिंदा चाहिए। मैं इसकी तरफ मौजूद सबकी जबानें खुलवाऊंगा और फिर इनकी लाशों को कव्वों के लिए छोड़ दूंगा। इसके बाद आलनचक धावा बोल देता है। दूसरी तरफ निकाब पोश कहते हैं सुल्तान केकाउस की हिफाजत करो। आलनचक इन तमाम लोगों को घेर लेता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम अपने साबिक सुल्तान को मेरी तलवारों से बचा सकते हो। इतने में आलनचक के तीर अंदाज सिपाहियों के पाँव में अलामतन तीर मारते हैं। आलनचक कहता है हथियार डाल दो, अपनी तलवारें फेंक दो, केकाउस से दूर हो जाओ या तो तुम मर जाओगे। निकाब पोश अपनी तलवारें जमीन में गाड़ देते हैं। आलनचक सिपाहियों को कहता है कि इनके हथियार उठा लो। इसके बाद जांगूज को कहता है कि तो तुम्हारा आखिरकार कुछ तो फायदा हुआ जांगूज, तुम्हारा शुक्रिया कि मुझे केकाउस मिल गया। आलनचक के सिपाही मुतमईन हो जाते हैं। आलनचक कहता है हमारा खान तुम्हारी खाल खींचकर इसमें भूसा भर देगा। तुम पर एतमाद करने वाले तमाम तुर्क कबाइल से घुमा फिरा कर तुम्हारी नुमाइश करवाई जाएगी, लेकिन पहले तुमसे मेरा हिसाब होगा। तुम मेरे सिपाहियों को ज़िबा करने के नताइज भुगतोगे, मगर मैं खान के पास जाने से पहले तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बाद आलनचक, जिसको केकाउस समझ रहा होता है, वो असल में अर्तुल होता है और वो एक ही झटके में आलनचक की गर्दन पर खंजर रख देता है। अर्तुल कहता है दोनों शिकारी और शिकार इन पहाड़ों में फिरते रहते हैं। आलनचक, जब तुम शिकार कर रहे होते हो तो तुम शिकार होकर अपनी पूरी ताकत से लाश में बदल दिए जाओगे। इसके बाद आलनचक को कहता है कि तुम अपने सिपाहियों को हुक्म दो कि वो अपने हथियार डाल दें। आलनचक अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन सब को मार दो, लेकिन पहले मुझे मारो। मैं दुश्मन के हाथों में गुलामी के बजाय मर जाऊंगा। चलो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो। इतने में अर्तुल के तीर अंदाज मंगोलों पर हमला कर देते हैं। तुर्गुत और मजीद सिपाहियों ने
अपने ऊपर झाड़ियां डालकर खुद को छुपाया होता है। इसके बाद वो भी नुमाया हो जाते हैं। तुर्गुत कहता है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबको काट देंगे। इसके बाद अलंचक और अर्तुल में जंग शुरू हो जाती है। अर्तुल के सिपाही जमा मर्दी से अलंचक के सिपाहियों को काटते चले जाते हैं। जांगूज इस मामले में बुरी तरह फंस चुका होता है। आखिर में सिर्फ अलंचक बाकी जिंदा बचता है। अलंचक कहता है हम में से एक मरेगा। अर्तुल कहता है आओ मैं तुम्हें देखता हूँ। दूसरी तरफ बमसी खैमा में मौजूद होता है। हफ्सा कहती है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी तजवीज है कि हम यहाँ से चले जाएं। बमसी कहता है मेरी बात गौर से सुनो, मैं काई हूँ और यहाँ काइयों का कबीला है, मैं किसी और जगह नहीं जाऊंगा। हफ्सा कहती है मैंने सब सोचा है, इसे वैसे ही मुस्तरद न करें। मैं कहती हूँ चलें चलते हैं। बमसी कहता है हम कहाँ जाएंगे, किन गैर मुल्की जमीनों पर, हम बिल्कुल अकेले क्या करेंगे। हफ्सा कहती है मेरा नीकिया में पूरा खानदान है, वो हमारी मदद करेंगे। बमसी कहता है मैं नीकिया में क्या करूँगा, जहाँ तक मुझे याद है मैं एक सिपाही हूँ, वहाँ मुझे क्या पुकारेंगे, हम क्या करेंगे। हफ्सा कहती है हम चलेंगे तो सब कर लेंगे और वहाँ कुछ काम कर लेंगे। बमसी कहता है अर्तुल साहब ने बेशक मुझे सिप्पा सालारी के ओहदे से हटा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कबीला ही छोड़ दें। दूसरी तरफ अर्तुल और अलंचक में लड़ाई शुरू होती है। अर्तुल पै दर पै वार करता है और अलंचक को तलवार फेंकने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद अलंचक अर्तुल की गर्दन से पकड़ता है, लेकिन अर्तुल उसे जोरदार मुक्के दे मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अर्तुल कहता है ये इख्तिताम है अलंचक, हथियार फेंक दो। अलंचक कहता है मैं तब तक हथियार नहीं फेंकूंगा जब तक मुझ में खून का आखिरी कतरा है और मेरा गोश्त कल सड़ नहीं जाता। अर्तुल कहता है तो मुझे आओ अपनी बहादुरी दिखाओ जो तुमने मेरे कबीले पर हमले के वक्त दिखाई थी। अलंचक खंजर से अर्तुल पर हमला कर देता है, लेकिन अर्तुल बड़ी फुर्ती से उसी का खंजर उसकी गर्दन पर रख देता है। अलंचक कहता है मुझे मार दो, किसका इंतजार है। अर्तुल कहता है अलबास्ती कौन है, जब तक तुम अपनी जबान की गिरा खोलकर मुझे नहीं बताते मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। इसके बाद अर्तुल अलंचक को जमीन पर फेंक देता है और कहता है फतह इनकी होती है जो जुल्म की कसम खाते हैं, मगर उनकी जो इंसाफ करते हैं। इसके बाद तमाम लोग अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हैं। इस तरह ये किस्त यहाँ तमाम हुई। किस्त के आगाज में अलंचक आगे बढ़कर जख्मी कैकाबूस को पलटता है, लेकिन जैसे ही वो उसको उठाने की कोशिश करता है वो कोई और नहीं बल्कि अर्तुल होता है। अर्तुल बड़ी फुर्ती के साथ छलांग लगाकर अलंचक के गले पर अपना खंजर रख देता है। तमाम मंगोल सिपाही अपनी कमान तान लेते हैं। अर्तुल कहता है कि ये मैं हूँ। शिकारी और शिकार इन पहाड़ों में फिरते रहते हैं और जब तुम शिकार कर रहे होते हो तो तुम शिकार होकर भरपूर ताकत में होते हुए भी लाश में बदल जाते हो। इसलिए बेहतर यही है कि अपने सिपाहियों से कहो कि हथियार फेंक दें, क्योंकि मेरे नजदीक बस तुम एक काबिल रहम कमांडर हो जिसकी उसके अपने खान की नजर में कोई औकात नहीं है। अलंचक सिपाहियों से कहता है कि इन सबको मार दो, लेकिन इससे पहले मुझे मारना। मैं गुलामी की बजाय दुश्मन के हाथों में मरना पसंद करूंगा। अब जल्दी करो, किस चीज का इंतजार है, इन पर हमला कर दो। मंगोल सिपाही हमले के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे छुपे हुए अर्तुल के सिपाही अपने तीर कमान से इन मंगोल सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और भूसे में छुपे हुए सिपाही भी निकल आते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं। यह अर्तुल का अलंचक के लिए बिछाया गया जाल होता है। तुर्गुत कहता है कि किसी को मत छोड़ना, सबको काट डालो। अर्तुल अलंचक को आगे धक्का देता है और अपनी तलवार निकालता है। इसके बाद अलंचक भी लड़ना शुरू कर देता है। जांगूज भी वहां पर मौजूद होता है और सारी लड़ाई को देख रहा होता है। अलंचक अर्तुल के एक सिपाही को मारने लगता है तो अर्तुल उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अलंचक उस सिपाही को मार डालता है। बाकी सिपाही भी सब मंगोलों को मार चुके होते हैं। इसके बाद अर्तुल और अलंचक आमने सामने आ जाते हैं। अलंचक कहता है कि आज और अभी यहाँ पर फैसला होगा, हम में से कोई एक मरेगा। अर्तुल कहता है कि आगे आओ नापाक कुत्ते, मैं तुम्हें देखता हूँ। अगले सीन में हफ्सा और बमसी खेमे में मौजूद होते हैं। हफ्सा बमसी से कहती है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से चले जाएं। बमसी कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, मैं काई हूँ
और ये काइयों का कबीला है, मैं इसको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। हफ्सा कहती है कि मैंने ये सब सोच लिया है, आप बस मेरे साथ चलें। बमसी कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं गैर मुल्की सरजमीनों पर चला जाऊं और अपना कबीला छोड़ दूं? हफ्सा खातून कहती है कि मेरा निकिया में खानदान है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। बमसी कहता है तो निकिया में मैं क्या करूंगा, मैं एक सिपाही हूँ। हफ्सा कहती है कि एक दफा मेरे साथ चलो, हम सब देख लेंगे। बमसी कहते हैं कि मेरी एक बात याद कर लो, मेरे भाई इस कबीले में हैं, मैं आला सरदारी छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं अपना कबीला और अपनी शनाख्त नहीं छोड़ सकता। अगले सीन में अलंचक और अर्तुगरुल की लड़ाई जारी होती है। अर्तुगरुल अलंचक के मुंह पर मुक्के मारता है और एक जोरदार टांग मारता है जिससे उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। इसके बाद अलंचक आगे बढ़कर अर्तुगरुल का गला पकड़ लेता है। अर्तुगरुल उसको मजीद मुक्के मारता है जिससे अलंचक नीचे गिर जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि अपने हथियार फेंक दो। अलंचक कहता है कि मैं तब तक हथियार नहीं डालूंगा जब तक मेरे अंदर खून का एक कतरा मौजूद है। इसके बाद अर्तुगरुल अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है ताकि बराबरी पे लड़ाई हो सके। अर्तुगरुल कहता है कि तुम्हारी तलवार जंग आलूद हो चुकी है, अब मेरे पास आओ और मुझे वो बहादुरी दिखाओ जो तुमने मेरे कबीले पर हमले के वक्त दिखाई थी। अलंचक अपना खंजर निकाल लेता है और अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसका बाजू मरोड़कर वो खंजर उसके गले पर रख देता है। अलंचक कहता है कि मुझे मार दो, तुम्हें किस चीज का इंतजार है? अर्तुगरुल कहता है कि अलबास्ती कौन है, जब तक तुम मुझे ये बात नहीं बताओगे मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा। इसके बाद वो अलंचक को धक्का देता है और अपनी तलवार निकालकर सिपाहियों से कहता है कि फतह उनकी नहीं होती जो जुल्म करते हैं, बल्कि फतह इंसाफ करने वालों की होती है। इसके बाद सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। इतने में वहां पर अलबास्ती अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और तीर बरसा देता है। एक तीर अलंचक को लगता है और अर्तुगरुल और उसके बाकी सिपाहियों को भी तीर लग जाते हैं। तुर्गुत, बमसी और दुमरुल को भी तीर लग जाते हैं और वहां पर मौजूद जांगूज को भी एक तीर आकर लगता है। सिपाही कहते हैं कि जल्दी से भाई के लिए ढाल बनो। इसके बाद अलबास्ती आगे बढ़ता है और आकर अर्तुगरुल के सामने खड़ा हो जाता है। इतने में वहां पर छुपा हुआ कमांडर यूरानोस अपने सिपाहियों से कहता है कि इन पर तीर बरसा दो और उसके सिपाही तीरों की बरसात कर देते हैं जो आके अलबास्ती और उसके सिपाहियों को लग जाते हैं। कमांडर यूरानोस अर्तुगरुल की मदद कर रहा होता है। इन सब लोगों ने अपने चेहरे ढांपे हुए होते हैं। अलबास्ती कहता है कि आखिर ये कौन लोग हैं? उसका सिपाही कहता है कि जनाब हमें मालूम नहीं। इसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहता है कि हमारा काम मुकम्मल हो चुका, अब पीछे हट जाओ। इसके बाद अलबास्ती और उसके सिपाही पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। इतने में कमांडर यूरानोस और उसके सिपाही उनका पीछा करते हैं। अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों से कहता है कि जल्दी से इन लोगों का पीछा करो। इसके बाद कमांडर यूरानोस अर्तुगरुल के पास आता है। तुर्गुत उससे कहता है कि अगर तुमने एक और कदम उठाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है कि ठहर जाओ, मैं इससे पूछता हूँ कि आखिर ये कौन है। इसके बाद कमांडर यूरानोस अपना नकाब उतार देता है। इसके बाद अलबास्ती वहां से भागता हुआ अपने घोड़ों के पास आता है। उसका सिपाही कहता है कि अलंचक अभी वहीं पर है और अगर उसने अपनी जबान खोल दी तो हम क्या करेंगे? अलबास्ती कहता है कि फिक्र नहीं करो, वो मर चुका है, मैंने उसके दिल पर तीर मारा है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कमांडर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमांडर कहता है कि बजाय इसके कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम जवाब तलाश कर रहे हो। अर्तुगरुल कहता है कि हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है और ये उसे वक्त पर ही आनी है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे थे? कमांडर कहता है कि जांगूज को उनके हवाले करने के बाद मैंने उनका पीछा करवाया, मुझे उनके मकाम का पता चला और मैंने खतरा भांप लिया, इसलिए तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं यहाँ पर पहुँच गया और हमारे लिए तुम जैसे इत्तेहादियों की जिंदगी ऐसे ही कीमती है जैसे हमारी अपनी जिंदगी। मेरे आदमियों ने इस बदबख्त जांगूज का पीछा किया। अर्तुगरुल कहता है कि अगर अलंचक को पता चल जाता कि तुम इसका पीछा कर रहे हो तो कमांडर कहता है कि इस मंगोल कुत्ते को मारना मेरी मजबूरी बन जाती। अर्तुगरुल कहता है और ऐसा करके तुमने इस दफा मेरे बिछाए गए जाल को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर तुम अगली दफा ऐसा कुछ करने का फैसला करो तो कम से कम मुझे इत्तला जरूर दे देना। कमांडर कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा कर तुम पर तीर बरसाए वो कौन थे? अर्तुगरुल कहता है कि वो यकीनन कोई आम डाकू नहीं थे और वो हम पर दोबारा हमले के लिए आएंगे। इसके बाद अर्तुगरुल सिपाहियों से कहता है कि जांगूज को इलाज के लिए फौरन सोहत लेकर जाओ। इसके बाद अर्तुगरुल कमांडर से कहता है कि जहाँ तक अलंचक का ताल्लुक है ये मर चुका है, जिसने हमारी नाक में दम किया हुआ था आज वो मर गया और अब तुम वापस जा सकते हो। इसके जाने के बाद तुर्गुत कहता है कि भाई इस काफिर ने जो कुछ कहा मुझे इसके एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। अर्तुगरुल कहता है कि इसने पहले ही यहाँ आकर अपनी कब्र खोद दी है। इसके बाद अर्तुगरुल आगे बढ़कर
अलंचक की नब्ज चेक करता है और कहता है ये अभी जिंदा है, हमने उसे मरने नहीं देना, जल्दी से उसे खुफिया मकाम पर ले जाओ। अगले सीन में सब सिपाहियों की मरहम पट्टी की जा रही होती है। जागुज पट्टी करवा कर वहाँ से निकलने की करता है तो सिपाही उसको रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अर्तुल साहब की अमानत हो, तुम्हारा जख्म अभी ताज़ा है, तुम आराम करो। जागुज कहता है कि मेरा जख्म इतना गहरा नहीं है, जैसे ही अर्तुल साहब आएंगे मैं खुद ही यहाँ पर आ जाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अर्तुल कहता है कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम अलंचक को यहाँ लेकर आए हैं। अब्दुल रहमान कहता है कि इस मनहूस को हम जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, मैंने कभी ये नहीं सोचा था। अर्तुल कहता है कि इससे उगलवाने के लिए हमें इसका जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अर्तुल कहता है कि इससे उगलवाने के लिए हमें इसका जिंदा रखना जरूरी है। इतने में अलंचक को होश आता है और वो कहता है कि शायद हम दोनों मर चुके हैं। अर्तुल कहता है कि हम अभी तक मरे नहीं हैं और तुम्हारे लिए इतनी आसान मौत नहीं होगी। इसके बाद अर्तुल अब्दुल रहमान से गरम किया हुआ खंजर लाने का कहता है। अलंचक इसको देकर कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। अर्तुल कहता है कि मैं तुम्हारे सीने में घुसा हुआ तीर निकालने वाला हूँ। जैसे ही वो तीर निकालने लगता है अलंचक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना इलाज हरगिज नहीं करने दूंगा, अब जल्दी से मुझे खत्म कर दो, मैं मरना चाहता हूँ। अर्तुल सिपाहियों से कहता है कि इसके हाथ पकड़ो। इसके बाद अर्तुल कहता है कि तुम मुझे बताओगे जो कुछ तुम जानते हो। इसके बाद अर्तुल उसके सीने से तीर निकाल देता है। अलंचक कहता है कि अर्तुल तुम तो मुझे मारने से भी डरते हो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करता रहूंगा, इसलिए तुम मुझे मार दो। अर्तुल कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी चीजों में जिंदा रखूंगा जो मौत से भी बदतर हैं। अलंचक कहता है कि तुम तो मुझे मारने से भी डरते हो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करता रहूंगा, इसलिए मुझे मार दो। अर्तुल कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की जल्दी नहीं है, मैं तुम्हें ऐसी चीजों में जिंदा रखूंगा जो मौत से भी बदतर होंगी। इसके बाद अर्तुल सिपाहियों से कहता है कि इसके जख्म की पट्टी कर दो, जब ये होश में आएगा तो मैं इसे तफ्तीश करूंगा। अगले सीन में बमसी अपने बेटे को शिकार सिखाने के लिए जंगल में लेकर आता है। वो दोनों अपने शिकार को ढूंढ रहे होते हैं। इतने में एक शिकार नजर आता है और बमसी उसे तीर चलाने का कहता है, लेकिन आइबर्स का तीर निशाने पर नहीं लगता। इसके बाद आइबर्स गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप कभी भी मुझे सिपाही नहीं बना सकते, मैं एक परिंदे तक को नहीं मार सकता। बमसी कहता है कि बेटा सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। आइबर्स कहता है कि अम्मी जान ने आपको कोनिया जाने का कहा, लेकिन आपने उन्हें मना कर दिया। हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते, यहाँ कोई अमन नहीं है, हम लोग कोनिया चलते हैं। मैं वहाँ पर तालीम हासिल करके एक काबिल साइंसदान बनना चाहता हूँ। बमसी कहता है कि बेटा ये सब आसान नहीं है, हमारा मुकद्दर सोगुत में है। अगले सीन में अब्दुल रहमान अर्तुल से कहता है कि भाई ये दगाबाज ड्रैगोस एन वक्त पर वहाँ पहुँच गया। उसका कहना था कि इसने अलंचक का पीछा किया, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। अर्तुल कहता है कि उन्होंने अलंचक का पीछा नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्हें देर न होती। मैंने एक खत लिखा था जो मैंने जांगूज को दिया, जो इसने सीधा अलंचक के हाथ में देना था, लेकिन जाहिर होता है कि वो खत को पहले कले लेकर गया, इसलिए ड्रैगोस को हमारे जाल बिछाने की जगह का पता इस खत से मिला और इसी जगह का पता ड्रैगोस ने उन हमला करने वालों को भी बताया। अब्दुल रहमान कहता है कि भाई वो हम पर पीछे से हमला क्यों करेंगे। अर्तुल कहता है कि क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे ही हम अलंचक को खत्म करें वो आकर हमें खत्म कर दें। वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। अर्तुल कहता है कि यहाँ पर उनके लिए कोई अहम शख्स मौजूद था जिसको वो यहाँ पर बचाने आए थे, और वो यकीनन जांगूज है। अब हमें ये पता चलाना है कि आखिर ये जांगूज कौन है। सिपाही कहता है कि भाई जिन्होंने हम पर हमला किया आखिर वो कौन है। अर्तुल कहता है कि वो यकीनन अलबास्ती है, मुझे लगता है कि इसने अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर कले वालों से इत्तेहाद कर लिया है और वो दोनों अलंचक और हम दोनों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, इसलिए अलबास्ती ने अलंचक पर तीर चला दिया ताकि हम उससे कुछ न उगलवा सकें। और अलंचक को मुर्दा समझने के बाद वो पीछे हट गए और सबको यही पता चलना चाहिए कि अलंचक मर चुका है। इतने में दुमरुल को याद आ जाता है और वो अर्तुल को बताता है कि मैंने जांगूज को आपके कमरे में सफाई करते हुए देखा था, लेकिन इसकी आंखें ऐसे लग रहा था कि पढ़ाई करके सुर्ख हो चुकी हैं, मुझे इस पर शक हुआ। इतने में अलंचक को होश आ जाता है। अर्तुल आगे बढ़कर उसे पानी पिलाता है और कहता है कि अभी बहुत कुछ है जो तुमने मुझे बताना है। अगले सीन में ड्रैगोस कमांडर यूरानुस के पास आता है। ड्रैगोस काफी संजीदा होता है। कमांडर यूरानुस उसको देखकर घबरा जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। ड्रैगोस कहता है कि एक सच्चे सुरमा की हर खूबी तुम में मौजूद है, तुमने एक दफा फिर साबित कर दिया कि तुम वाकई बहुत बहादुर हो। कमांडर कहता है कि अलंचक आपको जहां लेकर जा रहा था, जैसे ही हमें मालूम हुआ हम वहां पर पहुंच गए, अगर हम ना पहुंचते
تو بے بولت آپ کو بھی مار چکا ہوتا۔ ڈریگوس کہتا ہے کہ تم نے بالکل صحیح کیا۔ کمانڈر کہتا ہے کہ اگر ارطغرل کو میرے وہاں پر آنے پر شک ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ ڈریگوس کہتا ہے کہ تم نے بڑی مہارت کے ساتھ اس سے بات کی، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ بے بولت یہاں پر اپنا غصہ نکالنے آئے گا۔ تم نے اس کے غصے کو کیسے سنبھالنا ہے یہ تم سوچ لو۔ اگر النچک واقعی مر چکا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بے بولت سے کچھ اور بھی معلوم کرو۔ کمانڈر کہتا ہے کہ وہ کیا؟ ڈریگوس کہتا ہے کہ اس سے یہ پوچھو کہ الباستی کون ہے۔ اور یہاں پر یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ قسط کے آغاز میں بے بولت اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ میں ارطغرل کو مارنے ہی والا تھا، لیکن وہ عین وقت پر آ گئے اور ارطغرل میرے ہاتھوں سے بچ گیا۔ سپاہی کہتا ہے کہ آخر وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ کس جگہ پر جا رہے ہیں۔ بے بولت کہتا ہے کہ میں ڈریگوس سے بھی اپنا حساب مکمل کروں گا۔ اتنے میں البلگے وہاں پر آ جاتی ہے اور اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ ہمارے سپاہی کیوں زخمی ہیں۔ بے بولت اپنے سپاہی کو جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے کہ یہ سرحدی زمینیں ہیں اور یہاں ہر وقت ڈاکو منڈلاتے رہتے ہیں اور سپاہیوں کو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ البلگے کہتی ہے کہ بھائی جب آپ پہلے زخمی ہوئے تھے تو تب بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ سب سکھانے کے دوران ہوا، لیکن اب سپاہیوں کو زخمی دیکھ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ بے بولت اس کو غصے میں چپ کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا۔ ایک سردار کو اس کے معاملات کا خیال رکھنے دو اور اپنے کام سے کام رکھو اور یہ بات اس کمرے سے باہر نہ نکلنے دینا۔ اگلے سین میں النچک ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہر چیز میں تمہارا ہاتھ تھا، کیکاووس اور صندوق کے غائب ہونے میں بھی تم شامل تھے اور وہ جاسوس بھی یقیناً تمہارا ساتھی تھا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تم بس میرے ایک سوال کا جواب دو کہ الباستی کون ہے؟ النچک کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں یہ سب کچھ بتا دوں گا کیونکہ تم نے میری زندگی بچائی ہے؟ تمہاری یہ تمام کوششیں بیکار جائیں گی۔ ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے جلدی نہیں ہے، میرے پاس کافی وقت ہے، اور ہر اس دن جب تم بولنے سے انکار کرو گے تو تم مجھ سے مرنے کی التجا کرو گے۔ اور مجھے بتاؤ کہ الباستی کون ہے؟ النچک کہتا ہے کہ الباستی وہ ہے جس نے تمہارے بھائی کے قبیلے کو تباہ کر دیا اور وہ بزدلوں کی طرح پہاڑوں میں چلا گیا، جس نے تمہارے بھتیجے کو قتل کیا اور اب وہ تمہاری نسل کو ختم کر دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ شاید تم بھول رہے ہو، الباستی وہ بھی ہے جو تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ جن لوگوں نے ہم پر حملہ کیا وہ الباستی اور اس کے سپاہی تھے۔ جب اس نے پہلا تیر تم پر چلایا تو مجھے پتہ چل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر تم منہ کھولو گے تو وہ پکڑا جائے گا۔ جس نے تمہارے ساتھ وفا نہیں کی تم ابھی بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ النچک کہتا ہے کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو، کیونکہ الباستی نے ہم سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے اور اس نے مجھے ہر حال میں تیر مارنا ہی تھا کیا وہ مجھے دشمن کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا؟ کیا تمہارے سپاہیوں میں تمہارے ساتھ ایسا کرنے کی کسی کی جرت ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ تم اپنا سب کچھ کھو چکے ہو اور اب اپنے فرائض بھی مکمل کرنے کے قابل نہیں، اور اب ذلت یہ کہ تم میرے ہاتھوں میں آ چکے ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بول دو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اتنے میں وہاں پر مرگن جو کہ صحت یاب ہو چکا ہوتا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر ارطغرل کے پاس آتا ہے۔ النچک اس کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل تمہارا طبیب تو بہت ہی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے۔ میں نے تمہارے اس دبلے پتلے جاسوس کے پاؤں بھڑکتی ہوئی آگ پر جلائے، لیکن یہ تو جلد ہی ٹھیک ہو گیا۔ ارطغرل مرگن سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے؟ مرگن کہتا ہے کہ یہ آردک صاحب نے 2 خطوط آپ کے لیے بھیجے ہیں، اس میں سے ایک خط جو ہے وہ سلجان خاتون کے لیے ہے اور یہ ہم سلجان خاتون کو آپ کی اجازت کے بغیر نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ خط میرے بھائی گندوگدو کی طرف سے ہے، وہ پہاڑوں سے نکل آیا ہے، اب وہ سلطان بیبرس کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد وہ النچک سے کہتا ہے کہ تمہاری تمام سازشیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں اور میرا بھائی تمہاری ہی لگائی گئی مہر سے آزاد ہو چکا ہے۔ النچک کہتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے تو نکل آیا ہے لیکن بہت جلد وہ اپنی موت پا لے گا۔ ارطغرل مرگن سے کہتا ہے کہ اب یہ جاننے کا وقت ہے کہ غدار کون تھے جنہوں نے ہمارے پیٹ پیچھے جا کر ہمیں خنجر گھونپا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید منصوبے بنائے ہمیں اسے فوراً ختم کرنا ہوگا۔ اور مرگن سے کہتا ہے کہ النچک کو اب میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ کس طرح سے بولے گا۔ وہ سب لوگ مرگن کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مرگن پہلے النچک کو اور اس کے بعد اس کی پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ النچک جو کہ اب بالکل بے بس ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرگن النچک پر مکوں کی برسات کر دیتا ہے اور جس طرح سے النچک نے اسے اذیت پہنچائی ہوتی ہے
مرگن اس سے بدلہ لے رہا ہوتا ہے۔ مار کھانے کے بعد النچک کہتا ہے کہ جس نے تمہارے آگ میں پاؤں جلائے، کیا تم اس شخص کو بس اتنا ہی مار سکتے ہو؟ وہ مرگن کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ مرگن غصے میں آ کر اسے مار دے اور وہ اس اذیت سے نجات پا لے۔ وہ بار بار مرگن سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی تکلیف دی، تمہارے پاؤں جلا دیے، لیکن اگر یہ تمہارے بس میں ہوتا تو تم مجھے ابھی مار دیتے۔ تمہارے پاس موقع ہے، مجھے ختم کر دو، لیکن لگتا ہے کہ تم اپنے سردار سے بہت ڈرتے ہو۔ وہ سردار جو کہ اپنے سپاہیوں کو اپنا انتقام بھی نہیں لینے دیتا۔ کیا سردار ایسا ہوتا ہے؟ تم نے تو اس کے لیے بہت سی مصیبتیں برداشت کی، مگر وہ تو تمہیں انتقام بھی نہیں لینے دے رہا۔ مرگن کہتا ہے کہ تم اپنی سانسیں بچا کر رکھو، کیونکہ میری دلچسپی میرے سوال کے جواب میں ہے۔ اس کے بعد وہ النچک کو مزید مارتا ہے۔ النچک ابھی بھی اس کو غصہ دلا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک نااہل جاسوس ہو اور اتنے بزدل ہو کہ مجھے مار نہیں سکتے۔ مرگن کہتا ہے کہ مجھے تمہاری غصہ دلانے کی تمام کوششیں بیکار جائیں گی۔ اس کے بعد مرگن اپنا کوڑا اٹھاتا ہے اور النچک پر برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اگلے سین میں ارطغرل سرائے میں آتا ہے جہاں پر زانگوچ صفائی کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ ارطغرل اسے پوچھتا ہے کہ تم تو زخمی ہو، یہاں پر کام کیوں کر رہے ہو؟ زانگوچ کہتا ہے کہ میری چوٹ زیادہ شدید نہیں ہے۔ ارطغرل اسے کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ زانگوچ کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارطغرل اسے کہتا ہے کہ انتہائی مشکل صورتحال میں بھی تم نے میرا ساتھ دیا اور النچک کے سامنے مجھے بے نقاب نہیں کیا، حالانکہ تم جانتے تھے کہ وہاں پر تم بھی مر سکتے ہو۔ زانگوچ کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ کہ میں بچ گیا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تمہیں میرا نہیں بلکہ ڈریگوس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے تمہارا تعاقب کیا اور پھر وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں ہم نے جال بچھایا تھا۔ زانگوچ کہتا ہے کہ کیونکہ آپ نے اس کی بہت زیادہ مدد کی ہے، اس لیے بدلے میں اس نے یہ کیا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس جگہ پر اور کچھ بھی ایسا تھا جس کے لیے اس نے یہ سب کیا، یقیناً ان کے لیے کوئی بہت اہم تھا، اور وہ چیز ہمارے درمیان اتحاد ہے، کیونکہ اگر ہمیں کچھ ہوتا تو وہ تنہا رہ جاتا اور اسے النچک کے قہر سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اور اب میں تمہیں مزید اس طرح کا خطرناک کام کرنے کا نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارے بغیر بہت اداس ہو جاتا۔ زانگوچ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہوں گا، اور ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ شیطان النچک مر چکا ہے، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوا تو وہ مجھے مار دے گا۔ ارطغرل اس کو کہتا ہے کہ ہاں پریشان مت ہو، کیونکہ النچک مر چکا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے تمہیں ایک اور کام سونپنا ہے، تم کل آنا، تم صرف میری نہیں بلکہ پورے سوغوت کی بھی ایک عظیم خدمت کرو گے۔ اتنے میں وہاں پر ترگت اندر آتا ہے۔ ترگت ارطغرل کو ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بہت اہم خط ہے، یہ سب لوگ زانگوچ کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل اس کے سامنے خط کھولتا ہے اور پریشانی کا ناٹک کرتا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ کیا ہوا بھائی، کوئی بری خبر ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ ہاں بالکل، یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ اتنے میں زانگوچ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باہر آنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ آخر اس خط میں کیا ہوگا جس نے ان دونوں کو پریشان کر دیا۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے ہاتھ کو صاف کرتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ ارطغرل کے دو سپاہی آ کر اس کے کمرے پہ پہرا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے سین میں النچک کوڑے کو دیکھ کر مرگن سے کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ میرے رتبے کا نشان ہے اور تم جیسا بزدل اسے سنبھالنے کے لائق نہیں ہے۔ مرگن کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے ہی کوڑے سے ماروں گا تاکہ تم جہنم میں بھی جا کر اپنی ذلت کو نہ بھولو۔ اس کے بعد مرگن النچک پر کوڑے برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اگلے سین میں زانگوچ اس خط کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین ہوتا ہے۔ وہ مسلسل پہرے داروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک ترکیب سوچتی ہے۔ وہ ایک شخص کو کھانا پیش کرتے ہوئے اس کے سونے کی تھیلی کو چرا لیتا ہے اور اس کے بعد اندر جاتا ہے اور ایک اور شخص کو کھانا دیتا ہے اور چرائی ہوئی سونے کی تھیلی اس شخص کے پاس رکھ دیتا ہے۔ جب پہلا شخص جس کی اس نے تھیلی چرائی ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کی سونے کی تھیلی چرا لی ہے، وہ اٹھ کر شور مچا دیتا ہے کہ میری تھیلی کسی نے چرا لی ہے۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اوپر ارطغرل کے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے پہرہ دار بھی نیچے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک سے اس شخص کی نظر اپنی تھیلی پر پڑتی ہے جو کہ دوسرے آدمی کے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ فوراً سے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے سونے کی تھیلی کو چوری کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن وہ اس پر مکے برسانا شروع کر دیتا ہے اور وہاں پر ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ زانگوچ موقع دے کر سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جلدی سے نیچے آؤ، وہ ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ وہ سپاہی بھاگتے ہوئے نیچے آتے ہیں اور اس طرح سے زانگوچ کو موقع مل جاتا ہے۔ وہ جلدی